हेलो एवरीवन, दिस इज संजीव कुमार। हम लोग आज जो हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के एप्लीकेशन को सीखेंगे। एक तो फ्लक्स से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन पहले भी बनाए थे। बेसिक कंसेप्ट जानते हैं कि कोई भी प्लेन सरफेस हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट एरिया वेक्टर, या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो कहीं इंटीग्रेशन करना पड़ता है। फिर गॉस लॉ में सीखे थे कि अगर कोई क्लोज सरफेस के लिए बात हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना। अब उसी से आगे बढ़ते हैं जो डिफरेंट टाइप का फ्लक्स से जो रिलेटेड है, मतलब लास्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम समझो गॉस लॉ में सिखा रहे हैं। तो चलो आओ देखते हैं हम लोग। एक हॉलो हेमीस्फीयर है, ठीक ना। समझ लो एक फुटबॉल को हाफ से काट दिए और इसके सेंटर पे क्यू चार्ज को रख दिए। पूछा जा रहा है कि इस हेमीस्फीयर के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। सिखाए थे ना कि देखो कोई भी सरफेस हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तभी एग्जिस्ट करता है उसके थ्रू जब लाइंस ऑफ फोर्स उस सरफेस को क्रॉस करे, है ना। तो एक बात तो तय है, इस क्यू चार्ज से जो लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होगा, जाहिर है ये तो ऑल डायरेक्शन में निकलेगा। तो बतलाओ तो ये जो सरफेस है इससे लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल रहा है कि नहीं। तुम इधर से देखोगे तो लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलते दिखाई पड़ेगा ना। और याद करो शिकायत बोले थे कि कोई भी सरफेस हो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जब इमर्ज करता है, बाहर निकलता है, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होता है। तो पहले तो इतना जाना इसके थ्रू फ्लक्स तो होगा, ये भी जान लिया कि फ्लक्स पॉजिटिव होगा क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स इसके सरफेस से बाहर निकल रहा। अगर यही लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे होता, एरो इधर होता, तो वो निगेटिव होता, है ना। लेकिन फ्लक्स होगा कितना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें कैसे। तो देखो अब तुमको जो बता रहे हैं ये फर्स्ट मेथड समझो। देखो जी, सबसे पहले क्या करो कि तुम सोचो, अगर हम लोग ऐसा ही हेमीस्फीयर एक ऊपर से रख दिए होते, ठीक ना, जैसा ये हेमीस्फीयर है वैसा ही हेमीस्फीयर अगर एक ऊपर से रख देते, तो जो लाइंस ऑफ फोर्स इससे क्रॉस कर रहा है, बतलाओ इससे भी लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करेगा कि नहीं। तो बोलो एक क्लोज सरफेस हो गया ना, ये चारों तरफ से बंद सरफेस हो गया कि नहीं। और पूरे सरफेस के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जाए तो गॉस लॉ क्या कहता है कि चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी पूरे स्फीयर के थ्रू अगर हमसे कोई फ्लक्स पूछेगा तो क्या बोलेंगे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पूरे सरफेस के अंदर में क्यू चार्ज। और ये सोचो जितना लाइंस ऑफ फोर्स इसको क्रॉस कर रहा उतना ही लाइंस ऑफ फोर्स जब इसको क्रॉस कर रहा तो जितना फ्लक्स लोअर हाफ पर होगा उतना ही अपर हाफ पर होगा। तो टोटल मालूम है, सोचो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम है, और हाफ इस पर डिवाइड होगा, हाफ इस पर होगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन तो यही ना है कि बतलाओ इस पर फ्लक्स क्या होगा। तो बोलेंगे कि भाई टोटल फ्लक्स का हाफ हो जाएगा। यानी देखो इस क्वेश्चन को आसानी से ऐसे बना सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कंप्लीट स्फीयर, है ना। कंप्लीट स्फीयर के थ्रू फ्लक्स अगर देखोगे तो चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, पूरे कंप्लीट के थ्रू हुआ। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू हाफ ऑफ द, या थ्रू द हेमीस्फीयर ही बोल दो, थ्रू द हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर के थ्रू जब फ्लक्स देखेंगे, फाई डैश से डिनोट करें तो इसका हाफ हो गया ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2। देखो तो गॉस लॉ जब यूज किए तो ये क्वेश्चन कितना आसानी से बन गया। देखो इसी क्वेश्चन का एक और मेथड तुमको सिखाते हैं कि बिना गॉस लॉ को यूज किए हुए अगर बनाते
तब भी रिजल्ट यही आता, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है। पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो सेकेंड मेथड बता रहे हैं, ये हेमिस्फीयर है, सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा जान ही रहे हो, लाइन्स ऑफ फोर्स ऑल डायरेक्शन में ओरिजिनेट होगा, यानी यहाँ देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ इधर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस के लॉन्ग आउटवर्ड होगा। और अगर एरिया वेक्टर का बात करें तो सोचो ये स्फीयर है, एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर न होता है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे एक स्मॉल पार्ट ले, स्मॉल एलिमेंट ले, मान लो जिसका एरिया dA है, तो एक बात तो तय है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है इस हेमिस्फीयर के हर पॉइंट पर सेम डायरेक्शन में होगा। तो चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एलिमेंट, ठीक ना, मतलब एक स्मॉल पार्ट लिए उसी को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। तो चलो फ्लक्स अगर एलिमेंट के थ्रू निकालें तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, या इंटीग्रेशन वर्ड मत ही यूज करो, सीधे बोलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ई डॉट डी ए, एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स निकाल रहे हैं। हाँ, इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे के थ्रू निकलेगा, लेकिन खैर अब इंटीग्रेशन सुन करके घबराना नहीं है, आराम से देखो। पहले देखो जिधर ई है उधर ही डी है, तो क्या बोलेंगे ई डी ए कॉस 0, है ना, और कॉस 0 क्या होता है 1, तो ई डी ए। अब जो है ई का वैल्यू, तो अगर इसका रेडियस r हो तो q चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हो ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। चलो डी। देखो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला ना, इस पूरे हेमिस्फीयर का नहीं निकला, ये केवल एक एलिमेंट के थ्रू निकला, है ना, एक छोटा सा पार्ट के थ्रू निकला। अब मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर, है ना, हेमिस्फीयर के थ्रू अगर हम लोग फ्लक्स निकालें तो सोचो तो क्या होगा, इसी को इंटीग्रेट कर दो। देख लो ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r², ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। ऐसे भी देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये सब जगह तो फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम है। इंटीग्रेशन डी, देखो इंटीग्रेशन में हम राउंड नहीं दिए हैं, अक्सर गॉस लॉ पढ़ाते समय राउंड दे देते थे, क्योंकि वहाँ क्लोज सरफेस का बात, ये तो ओपन सरफेस है ना, ऊपर से तो पैक है नहीं। तो डीए का इंटीग्रेशन, थोड़ा सोचो तो, डीए का इंटीग्रेशन माने क्या हुआ, जितना भी इस पर एलिमेंट बन सकता है सारे एलिमेंट के एरिया को ऐड करो। इंटीग्रेट इनडायरेक्टली एडिशन ही ना होता है, सारे डीए को ऐड करो। तो सोचो हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, जब पूरा हॉलो स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई r² होता है तो हाफ पार्ट का कितना होगा 2 पाई r², यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² इंटू 2 पाई r²। देखो तो क्या आ गया q/2 एप्सिलॉन नॉट। चलो नोट करो, इसका भी एक स्क्रीनशॉट। अब देखो एक क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर सरफेस है, ठीक ना, इस बुक को स्क्वायर समझो, साइड लेंथ इसका a दिया हुआ और इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर q चार्ज को रख दिया गया, ठीक ना। अब इस q चार्ज से लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहा है, इधर 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 इधर, इस तरह से सरफेस को क्रॉस कर रहा।
कह रहा बतलाओ, जब अगर a/2 डिस्टेंस पर Q चार्ज को रख दें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा इस सरफेस के थ्रू, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा ये तुमसे पूछा जा रहा, तो कैसे बनाएंगे इसको, तो ध्यान से देखो। देखो बोर्ड पे पहले एक बार क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। चलो यही स्क्वायर सरफेस है, साइड लेंथ a है और a/2 डिस्टेंस पे Q चार्ज को रखा गया। पूछा जा रहा तुमसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। देखो अब एक तो तरीका ये है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो देखो एरिया वेक्टर किधर, लेकिन गॉस लॉ को जब यूज में लाओगे ना वो काम आसान हो जाएगा। जैसे पिछले ही क्वेश्चन में देखोगे गॉस लॉ के हेल्प से बनाए, कितना आसानी से जो प्रॉब्लम बन गया, वही प्रॉब्लम जो है सेकंड मेथड से जब बनाए तो ज़्यादा टाइम भी लिया। तो देखो अब तुमको एक सिंपल मेथड इसमें सिखा रहे हैं। ये स्क्वायर सरफेस है, साइड लेंथ है a, इससे a/2 डिस्टेंस पर Q चार्ज को रख दिए। थोड़ा सोचो, अगर जहां चार्ज को रखे हो उससे a/2 ऊपर में एक हम दूसरा सरफेस रखते, ऐसा ही सरफेस देखो ऐसे रख दिए, तब ये बतलाओ तो फ्लक्स ज़्यादा किससे होगा, ऊपर वाला के थ्रू कि नीचे वाला के थ्रू। तो जाहिर है दोनों के ठीक बीच में Q चार्ज है, तो जितना लाइंस ऑफ फोर्स ऊपर वाला से क्रॉस करेगा उतना ही लाइंस ऑफ फोर्स नीचे वाला से क्रॉस करेगा। तो जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है नीचे वाला के थ्रू होगा उतना ही ऊपर वाला है कि नहीं। फिर सोचो यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ, अगर a/2 डिस्टेंस पर अगर इधर एक सरफेस रखते है ना, a/2 डिस्टेंस पर इधर रख दें, इधर रख दें, इधर रख दें, तो कहोगे कि ये सब रख काहे के लिए रहे बार बार भाई इधर उधर। बोलेंगे कि देखो गॉस लॉ यूज करने के लिए क्या चाहिए, क्लोज सरफेस ना चाहिए, चारों तरफ से बंद सरफेस चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन में तो एक स्क्वायर है, हम क्या किए कि चार्ज जितना डिस्टेंस पर नीचे वाला स्क्वायर सरफेस है उतना ही डिस्टेंस पर ऊपर एक स्क्वायर सरफेस रख दिए, उतना ही डिस्टेंस पर इधर एक स्क्वायर सरफेस रख दिए, इधर रख दिए, इधर रख दिए, इधर रख दिए। तब क्या बन गया, ये क्यूब बन गया। तो सोचो अगर तुमसे कोई कहे कि एक क्यूबिकल रूम है, चलो इमेजिन कर लो एक क्यूब बना लो, क्यूब के सेंटर पे तुम कोई चार्ज को रख दिए, तो उससे लाइंस ऑफ फोर्स तो ऑल डायरेक्शन में ना निकलेगा। तो सोचो जितना ऊपर वाला सरफेस से लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा उतना ही नीचे वाला से पास करेगा उतना ही से, क्योंकि क्यूब है तो हर दीवार तो बराबर डिस्टेंस पर है, a/2 डिस्टेंस पर है। यानी कि इनडायरेक्टली तुम ये तो कह सकते हो कि ये जो क्यूब है पूरे क्यूब के थ्रू, क्योंकि क्यूब क्लोज सरफेस हो गया, पूरे क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना हुआ, Q/ε0। तब बतलाओ एक सरफेस के थ्रू कितना हुआ, तो जाहिर है 6 पार्ट में ना, क्यूब में 6 सरफेस ना हुआ, 2 ऊपर नीचे 4 ठो दीवार हो गया। तो कोई एक के थ्रू पूछा जा रहा है तो Q/6ε0। यानी कि देखो कितना सिंपल है इसको डील करना। चलो इसको हम डायग्राम के हेल्प से बताने की कोशिश करते हैं। पहले क्या करो, एक क्यूब को बना लो, एक क्यूब बना लिए। अब ऐसा समझो एक Q चार्ज जो है इस क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ, तो बोलेंगे ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इस पूरे क्यूब के थ्रू अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें तो जाहिर है फ्लक्स जो होगा Q/ε0 है ना, पूरे क्यूब के थ्रू इतना हुआ। तो भाई बतलाओ एक सिंगल सरफेस के थ्रू कितना होगा इस स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द सरफेस
Q बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 6, यानी कोई एक सरफेस के थ्रू अगर क्यूब का मतलब 6 सरफेस हुआ ना, उसमें से कोई भी सरफेस के थ्रू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। देखो ये जो क्वेश्चन बतलाए ना, ये NCERT बुक में भी तुमको मिलेगा 18 नंबर प्रॉब्लम और SCV में मिलेगा 6 नंबर प्रॉब्लम, ठीक ना। तो चलो इसका एक देखो एक क्वेश्चन है कि ये क्यूब के किसी एक कॉर्नर पे सिंगल चार्ज क्यू को रख दिए, ठीक ना। इस क्यू चार्ज को रख दिया गया इस क्यूब के कॉर्नर। पूछा जरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब क्या होगा, है ना। तुम्हारे समझने के लिए, अब एक क्यूब तो नहीं है, क्यूबॉइड है, थोड़ा समझना। यहाँ पे हम क्यू चार्ज रख दिए, कह रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्यूब के थ्रू क्या होगा। तो पहले तो तुम जानते हो ना, फ्लक्स कब एग्जिस्ट करता है, जब उससे लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करे। तो सोचो जैसे यहाँ क्यू चार्ज है, लाइंस ऑफ फोर्स ऑल डायरेक्शन में जाएगा, तो कुछ तो लाइंस ऑफ फोर्स इस क्यूब को क्रॉस तो करेगा ना। तो इतना तो तय है ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ ना कुछ तो होगा ही, लेकिन कितना फ्लक्स होगा ये मुझे पता करना है। तो देखो बहुत सिंपल मेथड, जैसे एक क्यूब है, ऐसा करो, इस क्यूब के बगल में एक दूसरा क्यूब रख दो। सोचो अगर इसके कॉर्नर पे चार्ज है तो दोनों का कॉर्नर कांटेक्ट में है, तो समझो इसके कॉर्नर पे भी चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्यूब के थ्रू होगा वही इस क्यूब के थ्रू भी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के कॉर्नर पे समझो क्यू चार्ज है, तो जितना लाइंस ऑफ फोर्स इससे क्रॉस करेगा उतना ही इससे क्रॉस करेगा। अब क्या करो, ऐसा ही जो है और भी क्यूब ले लो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, है ना। मान लो तुम 4 ठो क्यूब ले लिए, सपोज करो ये 4 ठो क्यूब ले लिए, है ना। अब समझो यहाँ कॉर्नर पर चार्ज है, तो कोई एक के भी कॉर्नर पे रखोगे तो चारों के ना कॉर्नर पे हो गया। और जो लाइंस ऑफ फोर्स इससे क्रॉस करेगा वही इससे क्रॉस करेगा, वही इससे क्रॉस करेगा, वही। तो बतलाओ तो चारों के थ्रू फ्लक्स तो इक्वल होगा ना। लेकिन अभी भी सोचो कुछ लाइंस ऑफ फोर्स फ्री स्पेस में चला जाएगा कि नहीं, यानी कि टोटल के टोटल लाइंस ऑफ फोर्स इस चारों से तो पास करने वाला नहीं है। हाँ इतना जरूर मालूम है कि प्रत्येक के थ्रू फ्लक्स इक्वल होगा चाहे जितना हो। तो एक काम करो, ऐसा ही जो है 4 ठो क्यूब इसके ऊपर में भी रख दो। देख लो 8 क्यूब हो गया। सोच लो चार्ज यहाँ है सेंटर पे क्यू, सोचो तो ये 8 मिल करके उस क्यू चार्ज को पैक कर दिया ना। और ये जो क्यू चार्ज है वो 8 क्यूब के कॉर्नर पे है कि नहीं, थोड़ा सोचो तो। 8 क्यूब के ना कॉर्नर को टच कर रहा है, एक कॉर्नर को टच कर रहा है, यानी कि ये जो 8 क्यूब मिल करके जो क्लोज सरफेस बनाया, इस क्लोज सरफेस के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सोचो अब ये चार्ज पैक हो गया ना, चारों तरफ से पैक हो गया, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कोई एक क्यूब के थ्रू कितना होगा, तो चूंकि ये 8 भाग में न बटेगा, क्योंकि 8 मिल करके ना क्लोज गॉसियन सरफेस को बनाया और सबके थ्रू फ्लक्स इक्वल है, क्योंकि सबके कॉर्नर पे क्यू चार्ज है, इसलिए आंसर बोलो कितना हो जाएगा, Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो चलो इसको लिख देते हैं। अब इस तरह से डायग्राम बनाने में तो 3 डायमेंशनल डायग्राम है, समझ रहे हो, दिक्कत होगा, इसीलिए समझा दिए तुमको। बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द ऑल ऑफ द 8 क्यूब्स, क्या हो गया जी फ्लक्स, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और बोलेंगे दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equally divided into 8 parts, क्योंकि 8 क्यूब मिलाए हैं ना, तो प्रत्येक यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द क्यूब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द क्यूब, कोई एक क्यूब के थ्रू कितना होगा,
तो क्या होगा जी, Q बाई एप्साइलन नॉट डिवाइडेड बाई 8, तो Q बाई 8 एप्साइलन नॉट। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्यूब है, उसके एक कॉर्नर पे Q चार्ज को रख दिया। ये बतलाओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये जो सरफेस ABCD है या जो सरफेस CDGH है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, कोई एक कॉर्नर पे चार्ज को हम रख दिए। अभी तुम पढ़े थे कि पूरे क्यूब के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो कितना होता है, तो पूरे क्यूब के थ्रू निकालेंगे तो Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट आया था। नहीं, आप कह रहा नहीं केवल इस सरफेस के थ्रू बतलाओ या इस सरफेस के थ्रू बतलाओ, दो क्वेश्चन है इसमें, अब थोड़ा समझना है इसको। चलो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। देखो यहां पर एक क्यूब है, इस क्यूब से लाइंस ऑफ फोर्स ऑल डायरेक्शन में ओरिजिनेट कर रहा है ना, इस चार्ज से चारों तरफ लाइंस ऑफ, और जैसा कि अभी इसके ठीक पहले वाला क्वेश्चन में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कितना होगा, तो इस पूरे क्यूब के थ्रू जो है वो Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब थोड़ा सोचो, हम इस प्लेन सरफेस का बात करते हैं, ये वाला सरफेस, तो सोचो यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा, ऐसे गया, ऐसे, क्या ऐसा भी हो सकता है कोई लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकले और क्रॉस कर जाए? तो ऐसा तो इसके पैरेलल में चला जा सकता है, इसके इन साइड में नीचे से जा सकता है, लेकिन कोई लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस तो नहीं करेगा ना। लाइंस ऑफ फोर्स तो स्ट्रेट ही जाएगा, पॉइंट चार्ज है, ऑल डायरेक्शन में जा रहा, लाइंस ऑफ फोर्स तो इसको क्रॉस करने वाला नहीं है। यानी एक बात तो तय है कि इस क्यू चार्ज के कारण, जो कॉर्नर पे Q चार्ज रखा गया है, उसके कारण इसके थ्रू कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होने वाला नहीं है। वैसे ही सोचो इसका बात अगर करें तो लाइंस ऑफ फोर्स इस Q चार्ज से इधर निकलेगा, अंदर भी जाएगा, लेकिन इसको तो कोई क्रॉस नहीं ना करेगा। ऐसा नहीं ना होगा कि लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकला और क्रॉस कर गया। यानी एक बात सिंपली याद कर लो, कोई भी क्यूब के किसी भी कॉर्नर पे चार्ज को रखोगे ना, चार्ज यहाँ रखा ना, तो देखो ये चार्ज तीन ठो सरफेस के कांटेक्ट में है, ये सरफेस, ये सरफेस और ये सरफेस, ये तीनों के कॉर्नर पर है ना। और याद रखना, कोई भी पॉइंट चार्ज को किसी प्लेन सरफेस पे रख दोगे ना, तो उस सरफेस के थ्रू उसका फ्लक्स जीरो हो जाता है, क्योंकि उस चार्ज से जो भी लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा उस प्लेन सरफेस को क्रॉस करने वाला नहीं है। यानी एक बात तो तय हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम इस सरफेस के थ्रू निकाले, चाहे इस सरफेस के थ्रू निकाले, चाहे इस सरफेस के थ्रू, इन तीनों सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स कोई क्रॉस करने वाला नहीं है। और याद कैसे रखेंगे, तो बोलेंगे कि अगर कोई पॉइंट चार्ज किसी पर्टिकुलर सरफेस पे रखा हुआ हो तो उस प्लेन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होता है। रीजन तो समझाएं। तो देखो जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें ABCD जो है ये प्लेन सरफेस है और उसके कॉर्नर पे या उसी सरफेस के कॉर्नर पे Q चार्ज रखा हुआ है। वैसे ही सोचो, ये जो भी सरफेस हुआ ABGF, ये भी प्लेन सरफेस है और समझो उसके एक कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है। फिर देख लो ADGE, ये भी प्लेन सरफेस है, उसके कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है। तो जाहिर है प्लेन सरफेस पे कहीं भी चार्ज रख दो, अगर उस सरफेस पे चार्ज रखोगे तो उस सरफेस के थ्रू कोई लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करने वाला नहीं है। तो बोलेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डज नॉट क्रॉस through the surfaces ABCD, फिर ये भी बोल सकते हैं ABFE एंड ADGE।
देखो ये तीनों सरफेस से कोई लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस नहीं कर रहा है, हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दीज सरफेसेस विल बी जीरो। समझ गया? अब चलो भाई सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा बतलाओ ये CDGH के थ्रू क्या होगा। तो आओ अब इसको समझने का कोशिश करना। बोलेंगे क्या कि देखो जी पूरे क्यूब के थ्रू तो मालूम है क्यूब आई एट एप्सिलॉन नॉट है, ये तीन सरफेस तो गायब हो गया क्योंकि उसके थ्रू फ्लक्स होगा नहीं। अब सोचो यहाँ क्यू चार्ज रखे हो, थोड़ा इमेजिन करो इसके अंदर में जो लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा वो इससे बाहर निकलेगा ना, इससे भी बाहर निकलेगा ना, इससे भी बाहर निकलेगा ना, मतलब तीन सरफेस के थ्रू तो फ्लक्स जीरो होगा, लेकिन बाकी का जो तीन सरफेस है उससे तो लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करेगा। और तीनों सरफेस चूंकि ये क्यूब है तो तीनों जो सरफेस है जितना मान लो ये डिस्टेंस पर ये सरफेस है तो ये डिस्टेंस पे ही ये सरफेस है, मतलब कि तीनों जो है इस चार्ज के रिस्पेक्ट में एक तरह से सिमेट्रिकल है, एक जैसा है, बराबर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। यानी हम लोग बोलेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो मालूम है कि Q बाई एट एप्सिलॉन नॉट होता है। कोई एक सरफेस के थ्रू अगर पूछेंगे CDGH के थ्रू आप पूछेंगे तो बोलेंगे कि Q बाई एट एप्सिलॉन नॉट जो आया ना उसमें 3 से डिवाइड कर दो। तो कहोगे सरफेस 6 है 3 से काहे डिवाइड करें, तो बोलेंगे 3 के थ्रू तो 0 हो गया है, अब बाकी 3 के थ्रू जो है ना वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। यानी ऐसे हम लोग इसके जवाब में लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, पूरे क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना है बोलो, तो बोलेंगे भाई पूरे क्यूब के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात करोगे तो होता है Q बाई एट एप्सिलॉन नॉट। और बोलेंगे क्या दिस फ्लक्स इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, है ना, 3 पार्ट्स। और ये 3 पार्ट्स है कौन, तो देख लो एक सरफेस तो CDGH हो गया, दूसरा सरफेस देख लो EFHG हो गया, है ना, तीसरा सरफेस देख लो तो तीसरा सरफेस जो हो गया इस ये कौन हो गया BFHC, है ना। यानी कि बाकी 3 के थ्रू तो 0 हुआ लेकिन रेस्ट ऑफ 3 जो बच गया उसमें वो इक्वली डिवाइड हो गया। तो ऐसा करते हैं, पहले तुम एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो अब पूछा गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस CDGH, तो बोलेंगे कि देखो भाई अब ये CDGH बोलो या EFHG बोलो या FBCH बोलो, तीनों के थ्रू फ्लक्स होगा, कोई एक के थ्रू पूछा गया है तो टोटल मालूम है क्यूब के थ्रू Q बाई एट एप्सिलॉन नॉट है, तो इसमें हम लोग 3 से डिवाइड कर दिए। देखो तो कितना आ गया Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। देखो हम लोग क्या सीखे, बढ़िया से अब समझना। आगे दूसरा क्वेश्चन देंगे तुमको बनाने के लिए, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में हम लोग ये सीखे हैं कि Q चार्ज को एक कॉर्नर पे रख दोगे ना तो जो जो सरफेस इसके कांटेक्ट में है उसके थ्रू तो फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, लेकिन जो सरफेस इसके कांटेक्ट में नहीं है, Q चार्ज यहाँ रखा हुआ है जो, तो याद रखना उसके थ्रू फ्लक्स कितना होता है Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो एक और हम लोग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा कि एक क्यूब है जिसके प्रत्येक कॉर्नर पे इक्वल चार्ज Q ले लिए, है ना, प्रत्येक कॉर्नर पे इक्वल चार्ज, प्रत्येक कॉर्नर पे ही चार्ज रख दिए।
बतलाओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई एक सरफेस के थ्रू क्या होगा, कोई एक के थ्रू पूछा जा रहा। थोड़ा सोचो तो, अभी तुम बनाए थे यहाँ क्यू चार्ज, तो जो सरफेस इसके कांटेक्ट में था इसके थ्रू 0, कोई एक सरफेस के थ्रू निकाला तो कितना आ गया, Q/24 एप्सिलॉन नॉट आया था ना एक सरफेस के थ्रू। थोड़ा ऐसे सोचो, सब कॉर्नर पर एक चार्ज रखा हुआ और हमको मान लो इसी सरफेस के थ्रू निकालना है, तो ये जो चारों चार्ज जो इसके कॉर्नर पे रखा हुआ है, चारों तो इसी के प्लेन पे न रखा हुआ। और अभी सिखाया ना, कोई भी प्लेन सरफेस पे कोई चार्ज को अगर रख दोगे तो उस प्लेन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है, यानी ये चारों मिल करके इस सरफेस के थ्रू कोई फ्लक्स देने वाला नहीं है। लेकिन ये चारों कॉर्नर पे जो भी चार्ज रखा हुआ है वो तो इसके थ्रू फ्लक्स देगा ना। कोई एक चार्ज कितना देता है, तो पिछले क्वेश्चन में पढ़ा Q/24 एप्सिलॉन नॉट। तो बतलाओ 4 ठो चार्ज है, तो चारों जो है इसके थ्रू फ्लक्स देगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट, यानी Q/24 एप्सिलॉन नॉट में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा क्या। यानी कि देखो सबसे अच्छा मेथड है, अब चूंकि हम तो डायग्राम से अलग से बना करके सीख दिखाए हैं तुमको। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुमसे पूछा गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस CDEF है ना, मान लो इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स पूछा गया, तो इसके चारों कॉर्नर पे जो चार्ज है वो तो कोई फ्लक्स इसके थ्रू पास करा नहीं पाएगा, क्योंकि कोई लाइन्स ऑफ फोर्स उसका निकला हुआ है इसको, और बाकी जो चारों बचा उसका लाइन्स ऑफ फोर्स इससे पास करेगा। और बोलेंगे क्या कि तब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 4 × Q/24 एप्सिलॉन नॉट, यानी बोलो आंसर कितना हो गया, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक ना, तो चलो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखो, एक फिर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है एक क्यूब है और क्यूब का साइड लेंथ दिया हुआ है L, और इधर जो है 12 लेंथ का एक रॉड, देखो 12 लेंथ का रॉड है जिस पर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। और क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कह रहा है कि इस रॉड को हम इस क्यूब में इंटर कराए और इस साइड से बाहर निकाल दिए। बतलाओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो ग्राफ होगा वो किस तरह का होगा, किस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करेगा। थोड़ा सोचो, अभी ये पूरा रॉड जो है क्यूब के बाहर है, तो जानते हो कि कोई भी क्लोज सरफेस हो और उसके अंदर में अगर कोई चार्ज नहीं हो तब तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है, क्योंकि क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनीशन ही है चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी जब तक ये रॉड बाहर है तब तक तो कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होने वाला नहीं, लेकिन जैसे जैसे इसको इंटर कराएंगे, रॉड को इनसाइड में लाएंगे, अंदर के चार्ज बढ़ेगा ना। जब ये वाला एंड यहां पहुंचेगा तो सोचो क्या ये एंड यहां पहुंच जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। सोचो ये पूरा 12 है, IL है, तो ये किनारा यहां पहुंचेगा तो ये लेंथ तो बाहर रहेगा ना। चलो तुमको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, थोड़ा तुमको डिफरेंट लगेगा। जैसे समझो ये रॉड है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज, और इसको क्यूब तुम समझो। अभी ये रॉड आउटसाइड में रखा हुआ, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, 0। और अब तुम क्या किए, इस रॉड को इसमें इंटर कराने लगे, तो जैसे जैसे रॉड इंटर करेगा तो समझो चार्ज भी इंटर कर रहा है। चार्ज जब इंटर करते जाएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बढ़ते जाएगा, क्योंकि इन साइड में जो चार्ज है, जाहिर है इन साइड में जो चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, वही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, चार्ज इन साइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो देखो अब ये रॉड इस किनारे पहुंच चुका है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है जैसे जैसे रॉड इंटर करते गया
फ्लक्स क्या हुआ, बढ़ते गया। लेकिन अब यहाँ जब आया तो अब तो ये रॉड बाहर निकलने लगा। तो सोचो, रॉड जब बाहर निकलने लगा तो इधर से रॉड इंटर भी तो कर रहा, तो इसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो तो ज्यों का त्यों है ना। सोचो, शुरू में जब हम इसको इंटर करा रहे थे, इंटर जब इसको करा रहे थे तो चार्ज बढ़ते जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये दूसरे किनारे पर पहुंच गया तो अब चार्ज बढ़ना बंद हो गया। अब इधर से देखो रॉड निकलते जा रहा है, इधर से इंटर करते जा रहा है, इधर से, यानी जितना चार्ज निकल रहा उतना चार्ज इंटर कर जा रहा है। अब चलो, ये इसका दूसरा किनारा यहाँ पहुँच गया, तो अब जो है इसका चार्ज इंक्रीज करने वाला ना होकर के अभी बाहर निकलेगा, तो बतलाओ तो चार्ज तो घटते जाएगा ना। अब फाइनली जब ये बाहर निकल जाएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो देखो जी, ये जो तुमको क्वेश्चन बता रहे हैं एससी वर्मा के बुक में, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखना, ठीक ना। तो कह रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर क्या इफेक्ट होगा, बतलाओ तो फ्लक्स का ग्राफ टाइम के साथ कैसा होना चाहिए, और उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम चारों ऑप्शन न लिख करके जो करेक्ट वे में है, तो देखो शुरू में क्या हुआ था, फ्लक्स जीरो था, यानी ग्राफ तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, फिर चार्ज बढ़ते गया तो फ्लक्स भी बढ़ते गया, फिर जब इस रॉड का ये वाला एंड यहाँ पहुँच गया तो फ्लक्स मैक्सिमम हो गया, क्योंकि उसके बाद तो रॉड बाहर निकलेगा, इधर से रॉड इंटर करेगा, लेकिन इसके इन साइड में रॉड का लेंथ तो कुछ देर के लिए फिक्स रहेगा। जब तक ये दूसरा किनारा यहाँ न पहुँचे तब तक इस रॉड का जो लेंथ इसके इन साइड में क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तब तो कुछ देर तक तो फ्लक्स जो है वो ज्यों का त्यों रहेगा मैक्सिमम वैल्यू पर। लेकिन जब रॉड इधर से बाहर निकलने लगेगा तब फ्लक्स क्या होगा, घटेगा, और फाइनली जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स घट करके जब पूरी तरह से रॉड बाहर निकल जाएगा तो फ्लक्स घट करके जीरो हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन है, उसमें एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें फ्लक्स को बढ़ते हुए, कांस्टेंट रहते हुए और घटते दिखाया गया है। बाकी ऑप्शन जो है ना, किसी में कह दिया केवल फ्लक्स बढ़ेगा, केवल घटेगा। तो चलो ये भी तो समझ गया। तो एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव 1 का है, देख लेना, ऑब्जेक्टिव 1 एससीवी का जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब जो है ना कुछ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें कोई दिमाग विशेष नहीं लगाना है। देखो क्वेश्चन में कह दिया है क्लोज सरफेस है, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए है ना, क्लोज सरफेस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए। जैसे ही यूनिफॉर्म वर्ड सुनते हो सोचो, याद करो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जीरो। और तुम ये भी जानते हो ना कि गॉस लॉ क्या कहता है, कि गॉस लॉ कहता है कि कोई भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होता है, चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जब फ्लक्स जीरो है तो चार्ज इनसाइड जो है गारंटी है ना जीरो है। यानी देखो ऐसा क्वेश्चन तुमको मिलेगा जिसमें कहेगा ना प्रूफ करो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी क्लोज सरफेस होगा तो ये गारंटी है कि उसके इन साइड में टोटल चार्ज जीरो होगा। तो बोलेंगे ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और क्लोज सरफेस है तो फ्लक्स जीरो। अब फ्लक्स जीरो तो भाई गॉस लॉ के हेल्प से बोल देंगे ना चार्ज इन साइड जीरो। अब देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन, जैसे मान लो हम तुमसे बोल दिए कि स्फीयर है, देखो जी इसके सेंटर पे हम +E चार्ज रख दिए, चलो यहाँ पे हम 2E चार्ज रख दिए, यहाँ पे -3E चार्ज रख दिए, है ना, कह दिया गया तुमसे। यहाँ पे जो है 4E चार्ज रख दिए, +4E चार्ज रख दिए। इसका जो है सपोज करो डिस्टेंस दे दिया है, मान लो ये 2R डिस्टेंस दे दिया, इसका रेडियस R है ना, यहाँ पर E चार्ज है, +E चार्ज। तुमसे कहा गया बतलाओ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर क्या होगा, इस स्फीयर के थ्रू फ्लक्स निकालो। देखो ये केवल जो है ना तुमको भ्रम पैदा करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन।
फ्लक्स क्या होगा? तो बोलोगे क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होता है? चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो इसके इनसाइड में कितना चार्ज है? तो प्लस सी प्लस 2e माइनस 3, तो बोलेंगे 2e प्लस e माइनस 3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्या हो गया? 0। यानी कि ये जो चार्ज है ना इसको काउंट नहीं करना, इसके अंदर देख लो कितना चार्ज, ठीक ना। संयोग था कि हम ऐसा वैल्यू लिए थे कि जितना प्लस, अभी मत याद कर लेना कि आंसर हमेशा 0 होता है, यानी यहाँ 2e है, e है, माइनस 3 है, इसलिए टोटल चार्ज हो गया 0, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना इस क्लोज सरफेस के थ्रू 0 हो गया। अब जैसे देखो कुछ कुछ बात जो है एकदम सिंपल तुमको फिनिश कर रहे हैं ये लेक्चर को, क्योंकि ज़्यादा देर का हो जाएगा ना। अब जैसे मान लो तुमसे कोई क्वेश्चन ऐसे कह देना ऐसा एक शेप बना दिया, कह दिया यहाँ पर हम Q चार्ज रख दिए, बतलाओ तो इस कप के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? तो तुम भी क्या करना ना, इसके ऊपर एक कप रख देना। बोलोगे टोटल के थ्रू तो मालूम है ना Q बाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो पैक हो गया ना क्लोज सरफेस। बोलेंगे टोटल फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हाफ पार्ट है तो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अगर इस क्वेश्चन में इस हाफ पार्ट के थ्रू फ्लक्स पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? Q बाई, और इसके थ्रू भी पूछा जाए तो है ना, तो तुमसे अगर एक पार्ट के थ्रू पूछा गया, समझ गया? तो ये सब क्वेश्चन देखने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगता है, रहता सिंपल ही है। कोई भी तरह का शेप हो उसके अकॉर्डिंग तुम वर्क कर सकते हो। देखो अब जो तुमको बात बताने जा रहे हैं, जो गॉस लॉ चैप्टर है ना, उस गॉस लॉ चैप्टर में जितना भी प्रॉब्लम है एक्सरसाइज में 1 से 24, कम से कम अभी ऑब्जेक्टिव 1 जो है ना एससीवी का जो बुक है ना, हम इनको एक बार फिर बोल दे रहे हैं कि ये बुक का लिंक तुमको पूरा क्वेश्चन के साथ डाल देंगे, कि जिसके पास बुक नहीं हो वो अपना देख लेगा उससे। तो तुम लोग क्या करोगे कि ये ऑब्जेक्टिव 1 का टोटल क्वेश्चन और एससीवी का 1 से 24, देखो ऑलरेडी बहुत सारा होमवर्क तो पहले ही से दिया गया था, ना के बराबर तुमको पूछना होगा। हाँ कुछ स्टूडेंट मुझे याद है कि वो कमेंट में, चैट बॉक्स में या टेलीग्राम पे लिखे हुए थे कि सर 70 नंबर प्रॉब्लम बता दीजिए, कुछ स्टूडेंट 12 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, और कुछ आगे बोलोगे। और आगे बोलो या नहीं बोलो, मुझे तो बहुत हद तक मालूम है कि कहाँ कहाँ तुम फंसते हो, फिर भी मैं वो सब क्वेश्चन को बताऊंगा। अगले क्लास में मैं कुछ नया न पढ़ा करके तुम लोग जो क्वेश्चन पूछोगे उसको बताएंगे। हाँ देखो तुम में से कुछ स्टूडेंट जो है ना बार बार कमेंट में लिखा है सर ख़त्म कब होगा। देखो ये शुरू में ही बताए थे ना, एक तो मान लो 40 मिनट 50 मिनट का वीडियो है, क्लास में तुम तो 2 घंटे पढ़ते थे, तो इसमें एक लिमिटेशंस है ना। तो वो इतना जो है ना बेचैन हो जाओगे तुरंत फिनिश तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ दूसरी बात बता रहे हैं कि अब जो है एनसीईआरटी बुक जो है उसके प्रॉब्लम को बना सकते हो, क्योंकि उसमें भी कुछ गॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो एनसीईआरटी बुक का भी जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे होमवर्क में है, और एनसीईआरटी बुक का तो हम पहले भी कुछ क्वेश्चन तुमको डील कर दिए थे 1 से 14 तक। उसके आगे वाला क्वेश्चन तुम ट्राई कर लेना, और ऐसे हम एनसीईआरटी के टोटल क्वेश्चन विथ आंसर उसमें अपलोड भी कर देंगे। तुम्हारा देखना डिस्क्रिप्शन में वो रहेगा, उसको देख लेना, ठीक ना। तो चलो आज हम लोग इतना ही सीखते हैं। धन्यवाद।